सहन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि हम लोग डिफेंस यानी कि पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस हो, यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी, जेल बॉर्डर, तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 सेट देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मिल जाएंगे सारे के सारे। और यकीन मानिए लास्ट के टाइम में प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा काम में आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पिछले सेशन का प्रश्न था कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका कुछ लोगों ने ठीक ठाक आंसर दिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, देखिए 298 और 272 यानी कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया। उसका 272 से लेकर के आगे यानी उसका जो वास्तविक राज्याभिषेक होता है 3 वर्ष वो भी चले जाते हैं। ठीक है, इसका नाम है अशोक। तो इसका शासन काल था। इससे पहले इसके पिता यानी चंद्रगुप्त ने शासन किया था, तो 321 से 298 तक। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ना, जीएस जिसमें पूछे जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि ये पुलिस के लिए ही है। और हम कहें तो ये प्रीवियस ईयर का ही है, 2013 का ये इसमें आया हुआ था प्रश्न। ठीक है, तो उसमें से है। बाकी प्रैक्टिस सेट तो है। ये निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। आप इसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं, तो आप अपना आंसर चुन लीजिए कौन सा हो जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रॉकेट साइंस वाले नहीं पूछे जाएंगे, है ना। और चूंकि देखिए ये तीनों नदियां जो हैं भारत के अंदर ही इनका उद्गम स्थल है ना। जैसे इसका गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से ही यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। ये बंदरपूछ वाले जगह से यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये तो दोनों यही होगी। नर्मदा तो आपके मध्य प्रदेश से ही निकलती है ना, अमरकंटक से। तो ये तीनों यहीं से, लेकिन ये चिमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और फिर वो बहती बहती भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्यों में बहती है। और इसकी टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर हो जाता है। सबसे ज़्यादा एरिया इसका चाइना में होता है ना। तो कुल मिला के इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी भारत की जो लंबी नदी हो जाएगी गंगा, 25-25। ठीक है, उसके बाद नर्मदा की बात कर लें तो इसकी टोटल लंबाई जो हो जाएगी 13-12। ये ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। और नर्मदा को इसका जो नाम है, देखिए एक तो इसको रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंचित किसको? मध्य प्रदेश को करती है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। और इसकी भी एक क्वालिटी है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1376 है, सबसे लंबी सहायक नदी। तो सब के सब जो है स्पेशल क्वालिटी में है। जैसे ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी होती है ना। अब देखिए इसमें तो ऐसी चौड़ी है कि एक जिला भी है, मांजुली द्वीप, इस नदी के अंदर, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी के अंतर्गत आता है।
इंडिया में ही, ठीक है, माजुली द्वीप। तो फिलहाल ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्लू क्या है? और यदि आप लोग मेरा पिछला वीडियोस देखे होंगे, है ना, जिसमें जनजातियां, विश्व की सारी जनजातियों को हम लोगों ने कवर किया हुआ था मैप के साथ, तो आपको याद होगा। और यदि आपने कवर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको जा कर के देख लीजिएगा, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थिंक होना चाहिए, या ज्योग्राफी में किसी प्रैक्टिस सेट में है, सॉरी किसी न किसी प्लेलिस्ट में है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इग्लू देखिए, काला हांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु, ऐसा कुछ है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला एक पशु, गुम्बद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो फिलहाल करेक्ट आंसर यही है। देखिए, एस्किमो एक जनजाति है जो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से अगर हम समझे तो। और उत्तरी अमेरिका में एस्किमो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, कनाडा, ग्रीनलैंड, इन तीनों जगहों पे इनकी बहुलता है एस्किमो जनजाति की, ठीक है। और ये इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है? ये लोग इग्लू बनाते हैं। इग्लू बर्फ का एक घर होता है, उसी में बना करके उसमें रहते हैं। और अगर हम उत्तरी अमेरिका की और जनजातियों की बात कर लें तो देखिए, रेड इंडियन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सोचिए, अब ऐसा नाम आप कहेंगे यार ये तो इंडियन है, तो हो सकता है इंडिया का हो। तो रेड इंडियन जो है ये भी उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा, इन क्षेत्रों में रेड इंडियन पाया जाता है। बाकी माया जनजाति मैक्सिको में रहती है ना। और साथ ही साथ होपी, आंकी, ये सब जनजाति, अपाचे जनजाति एक थी, है ना, ये भी यूएसए में। और एक जो बीच में इन दोनों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को बीच में सोरियम का तो विभाजित करता है पनामा। तो पनामा में एक जनजाति थी, मैंने बताया था, और जिसका नाम था इम्बेरा, ठीक है। पनामा में जो जनजाति थी इम्बेरा, ये सब याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसको ये पूरा डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मुझे उम्मीद है उसी में होगा, ठीक है। तो ये जनजातियां सब हैं, है ना, एक से एक जनजातियां हैं। कुछ ऐसी हैं तो जो दीमक होते हैं उनको चावल के रूप में खाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अफ्रीका में है, अफ्रीका में ऐसे पिग्मी एक जनजाति है ना, जो कांगो बेसिन में रहते हैं। ये पेड़ों पर घर बना के रहते हैं, छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया सा पेड़ पे घर बनाएंगे, वहाँ रहेंगे। तो ऐसी ऐसी जनजातियाँ हैं, है ना। और जो बुशमैन है वो दीमक वगैरह खाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं। अफ्रीका में कुछ जनजातियाँ जैसे बुशमैन हो गई, पिग्मी जनजाति हो गई, बर्बर जनजाति हो जाती है, मसाई, तुआरे, ये सब जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में हैं। फिलहाल ऐसा तो है नहीं हम लोग स्पेशल जनजाति वाला वीडियो देख रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हो रहा है, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऐसे कर्मचारी जो बेकार हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो भाई कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। आज की जीडीपी देखिए, पिछले तिमाही अगर देखा जाए तो आज जीडीपी क्या है भारत की जो जीडीपी है वो विश्व की सबसे तेजी से गिरती। इससे पहले पिछले वर्ष की बात करें तो भारत की जो जीडीपी थी विश्व की सबसे उभरती हुई जीडीपी थी, है ना, अर्थव्यवस्था में। लेकिन आज भारत की स्थिति जो है सबसे तेजी से गिरती हुई जीडीपी हो जाएगी। माइनस का 23.9, सोचिए लगभग 24, इतना तेजी से डाउन हुआ है। तो अब लॉकडाउन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, है ना, तो ये सब सिचुएशन है, तो बहुत बुरी स्थिति है। बाकी तो सभी देश, कोई जैसे अमेरिका वगैरह है 6.3, 9.3, अमेरिका का 9.4 के आसपास है, और लगभग 9 या 10 के बीच में है अमेरिका की जो डाउन जीडीपी है, माइनस में। जापान का 6.3 के आसपास है, चाइना का भी 6-7 के आसपास था, फिर वो 3% की रिकवरी उसने कर ली है। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। जीडीपी तो वाट लगी पड़ी है इंडिया में। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल के डाकू सुने होंगे, है ना।
तो इसका देखिए, चंबल नदी जो है 3 राज्यों को आमतौर पे प्रभावित करती है, जिसमें एक राजस्थान है, राजस्थान वाले एरिया में बहती है। लोगों को क्लियर नहीं हो पाता कि राजस्थान में है या नहीं। बाकी मध्य प्रदेश सब जानते हैं और यूपी में भी आती है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। उड़ीसा है तो इसमें होएगा ही नहीं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यही करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और अच्छा, मैं इसकी जो चंबल नदी की जो बाकी अन्य हम कह सहायक नदियां जो हो जाएंगी, सहायक नदियों में जैसे काली हो गई, काली एक सहायक नदी हो जाएगी इसकी। सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, ये सब नदियां इसकी हो जाएंगी। मैं लिख ही दे रहा हूँ, सिंध, पार्वती एक ही है ये, ठीक है। सिंध, पार्वती, बनास, सिप्ता। उसके बाद तो ये सब इसकी जो है सहायक नदियां हैं, और खुद यह एक सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में 38 किलोमीटर बहती है और जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो और ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है ना, कोई जाना पाओ, ऐसी कुछ पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। तो ठीक है, चंबल नदी का जो सिंचित क्षेत्र है यही है, और ये घाटी बहुत बेहतरीन घाटी बनाती हैं। तो चंबल की घाटियाँ सुने होंगे, है ना, बहुत सारे डाकुओं के नाम से जाना जाता था। वह इतावली यात्रा जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है विजयनगर साम्राज्य। आप मिडवल हिस्ट्री को देखें तो सबसे प्यारा टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, है ना। तो अच्छा, इसमें पूछा क्या है हम लोगों से, अत्यंत प्रशासनिक विस्तृत वर्णन है। मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बाराबोसा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या देखना था, अच्छा हाँ, कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया से प्रशंसना की है, और क्यों, मान लेते हैं जब वो आके घूमा होगा तभी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। एक ऐसा ये यात्री था, है ना, इतावली से आया हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, है ना। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का ने 1336 में स्थापना की थी, है ना, 1336 ईस्वी में। और बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य था। मिडल हिस्ट्री में बहुत कुछ परेशानियां हुई इसको भी। तो कुल मिला के एक मध्य भारत में कुछ कुल मिला के एक अच्छा सा टॉपिक हम कह सकते हैं। बाकी तो हम लोग आगे चलते ही हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। देखिए, ऐसे से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या जरूरी है ज़्यादा दिमाग लगाने के। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, 350 से भी ज़्यादा रियासतों को उन्होंने एकीकरण किया हुआ है। और कैसे कैसे किया, कुछ देखिए, कुछ रियासत जैसे आपका देखिए जम्मू एंड कश्मीर वाला तो मसला है ही है, उसमें सही तरीके से इंटरफेयर नहीं करने दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो एक अलग इशू हो जाता है। बाकी जो इधर है गुजरात वाले एरिया में, है ना, गुजरात वाला एरिया में पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ। और साथ ही साथ साउथ इंडिया में एक कोई थे मुस्लिम लोग हुआ करते थे वो, यानी कि बताइए अपने उत्तर भारत के भारत के राज्यों का नाम नहीं याद आ रहा है। अरे वहीं उसी क्षेत्र से अभी राहुल गांधी ने चुनाव जीता हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो है, हम कहें तो अभी भी उन्हीं के वंशजों से आते हैं और वहीं से वो चुनाव जीतते हैं। पता नहीं क्या नाम है, बड़ा जी सा भूल गए, बताइए। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना आसान चीज़ें भूल जा रहे हैं हम लोग। तो इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा भारत को दिक्कत हुई थी। और बाकी
जो आपका लक्षद्वीप है, देखिए अंग्रेजों से ज़बरदस्ती इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह छीन लिया था। और लक्षद्वीप का ऐसा मसला था कि लक्षद्वीप में जो पहले पहुंच जाए, तो अब उसके लिए पाकिस्तान और भारत दोनों गए। तो वल्लभ भाई पटेल ने भेज दिया फटाफट। तो भारत वाले जाके वहाँ जब तक झंडा फहराते हैं तब तक देख रहे हैं पाकिस्तान वाले आधा एक घंटे बाद वो भी नज़र आते हैं, वो भी दौड़ के पहुँच रहे थे। तो और वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था ये क्या है, तो वहाँ से वो भारत हो गया। बड़ा इजी सा मामला था, है ना। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसका नाम ज़रा बताइएगा, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ याद नहीं आ रहा। साउथ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा परेशानी निज़ाम हुआ करते थे, हैदराबाद 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 हैदराबाद। और जो हम बता रहे थे गुजरात वाला जूनागढ़। बताइए, इतना देर से मैं भूल रहा था। इनमें थोड़ा सा इशू हुआ था इनको। और जम्मू कश्मीर को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था, है ना। और जम्मू कश्मीर का तो बहुत ही अलग पेचीदा सा मसला हो गया था वो। चलते हैं। चारकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चारकुला नृत्य आमतौर पे सर पे ऐसा कुछ यानी कि एक चारकुला ही होता है आमतौर पे, वो पहिए जैसा, चक्र जैसा होता है। तो वो सर पे रख के महिलाएं डांस करती हैं, दीपक उपक कुछ रख के। तो चारकुला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी गुजरात का तो डांडिया वगैरह सब जानते ही हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी, देखिए इसका जो, देखिए हर्षवर्धन की जो राजधानी थी पहले थानेश्वर हुआ करती थी, उसका तो कन्नौज लेके जाता है। तो राज्यवर्धन के बाद, उससे पहले थानेश्वर हुआ करती थी ना। राज्यवर्धन इनके पिताजी, इनके मृत्यु के बाद फिर ये यानी कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पे बैठते हैं। बड़ा कम उम्र होता है, 16 वर्ष की आयु होती है। और सॉरी, ये जो राज्यवर्धन है इनके बड़े भाई साहब हैं। और 16 वर्ष में राज्यवर्धन, उसकी देखिए इसके बड़े भैया राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और इसकी बहन थी राज्यश्री। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया इनकी भी हिस्ट्री है ना। तो फिर ये गद्दी पे बैठते हैं आमतौर पे, और बहुत सारी उपाधियाँ मिलती, जैसे शिलादित्य, है ना, परम भट्टाकर, नरेश उपाधि, ये सब उपाधियाँ मिलती हैं। और आमतौर पे कन्नौज पर जो है शशांक का शासन था, तो उसको पराजित करने के बाद कन्नौज को राजधानी इन्होंने बनाई हुई थी, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन राजा थे। एग्जाम्पल दिया जाता है इनका आमतौर पे दानी मामले में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया हुआ था? तो ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था तो वो सारनाथ में दिया था, है ना। करेक्ट आंसर सारनाथ हो जाएगा। और इनका जो टाइम पीरियड था 563 से 483 ईसा पूर्व तक। और ये एक अलग सब्जेक्ट है ना। और आमतौर पे सबको लगभग लगभग पता होता है। और मृत्यु भी जो है इनका कुशीनगर में हो गया था। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और इसका जो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जैक्ट, तो ये याद रख लेंगे, ऋषि पत्तनम। ठीक है, तो ऋषि जो पत्तनम है वो सारनाथ में ही है ना। और इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है ना। पाली भाषा में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे। और जो महावीर स्वामी थे वो प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इधर, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो किसमें? वोल्ट्स में, एम्पियर में, बीट्स के द्वारा, ओलस के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बीट्स, है ना। देखिए 8 बीट में 8 बीट्स हो तो 1 बाइट बनता है। और अब यहाँ से बाइट है तो यानी उसके बाद 1024 बाइट जब होता है तो 1 KB बनता है। अब ये चलता जाएगा, 1024 KB होगा,
तो 1 MB बनेगा, मेगाबाइट, ठीक है, ये किलोबाइट है। और उसके बाद 1024 किलोबाइट जब रहेगा तो उसे हम 1 MB यानी 1 मेगाबाइट कह सकते हैं। और 1024 मेगाबाइट जब होगा तो हम उसे 1 GB कह लेंगे, ठीक है, यानी कि गीगाबाइट। फिर ऐसे 1024 GB होगा तो 1 टेराबाइट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जेटा पेंटा होते जाते हैं ना, तो लास्ट में जो है फिर से GB सबसे बड़ी इकाई हो जाती है, जेटाबाइट, ठीक है। पेटाबाइट, जेटाबाइट, तो सबसे बड़ी इकाई यही हो जाएगी। सबसे छोटी जो है बिट्स होती है 8 बिट बराबर। ये तो सब 124 का आंकड़े चलते हैं, ये आपको याद रखना अति आवश्यक है ना। बाकी एम्पियर, धारा वगैरह विभवांतर ये सब मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये नेक्स्ट सेट है, तो मुझे लगा इसमें प्रश्न होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा भूल गए हम लोग, प्रश्न है नहीं, तो था लेकिन गड़बड़ कुछ न कुछ हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट्स दे देंगे कमेंट सेक्शन में, कैसा लगता है आपको ये वीडियो, सेट ठीक है या नहीं। और आप किसी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू देखते रहिए। और बाकी जो भी डिफेंस लाइन के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सब इसी के तहत आएंगे और तेज़ी से हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट आप कमेंट करिएगा मैथ्स और रीजनिंग के भी चाहिए तो वो भी मिलता रहेगा आपको जेएस के साथ साथ, ठीक है। बाकी रेलवे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पोर्शन सब चल रहे हैं, तो उनको देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, इससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।